हेलो स्टूडेंट्स। आज के डिस्कशन में हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 जो कि आर्टिकल 1 to 4 है और जो बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम ब्रीफली देख लेते हैं कि आज के डिस्कशन में ये चार आर्टिकल कहते क्या हैं। तो आर्टिकल 1 जो है वो बात करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन की। देन सेकंड आर्टिकल बात करता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। एंड सेकंड ए जो है वो जो है कि आर्टिकल ओमिट हो गया, इसके बारे में हम देखेंगे कि ये क्या था। देन थर्ड आर्टिकल बात करता है कि कोई भी नया स्टेट बनाना हो गया, उसकी बाउंड्री का अल्टर करना हो या उसका नाम चेंज कर रहा हो, ये इसके बारे में टॉक करता है। देन आर्टिकल 4 जो कि आर्टिकल 2 और 3 के अंडर जो भी लॉ मेड हो रहे हैं उनके क्या क्या अमेंडमेंट के प्रोविजन है कि नहीं वो देखेंगे। सो इसी के साथ हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। पहले आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 जानने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है दिस इज रिटन एज आर्टिकल 1, देन व्हाट दिस मीन, और ये सब क्या मतलब करता है। मतलब हम देखते हैं कि कहीं पे आर्टिकल के सामने लिखा होगा 1A और कहीं पे लिखा रहता है 1 स्मॉल ए, तो कहीं पे लिखा होगा ऐसे 2 1। व्हाट दिस मीन्स, तो बेसिकली ये जो चीज होती है 1 ये रिप्रेजेंट करेगा कि आर्टिकल 1 है। देन दिस ब्रैकेट ऑफ 1 इन ब्रैकेट, ये 2 इन ब्रैकेट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सेक्शंस है इसके, मीन्स आर्टिकल 1 का ये एक सेक्शन है 1, आर्टिकल 1 का ये सेक्शन है 2। इसी तरीके से हम देखिए अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 1 कैपिटल ए, तो 1 कैपिटल ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक आर्टिकल नया ऐड हुआ है, मींस आर्टिकल 1 में वो न्यू एक आर्टिकल सब आर्टिकल ऐड हुआ है, दैट इज आर्टिकल 1A। एंड व्हाट दिस स्मॉल ए बी सी रिप्रेजेंट, इट मींस कि आर्टिकल 1 का सेक्शन 3 है और उसका सब क्लॉज ए है, मींस ये सब क्लॉज बी हुआ। तो इसको ऐसे रीड आउट करते हैं। तो एक बार इसको सम अप कर लेते हैं। ये क्या लिखा है आर्टिकल 1, एंड ये क्या है आर्टिकल 1 का सेक्शन 1, ये क्या है आर्टिकल 1 का सेक्शन 2, एंड दिस इज आर्टिकल 1 का सेक्शन 3 एंड आर्टिकल 1 सेक्शन 3 सब क्लॉज ए। अगर यहीं पे मान लीजिए कुछ और लिखा था, मींस ये कैपिटल ए आ जाता, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई नया प्रोविजन ऐड कर दिया गवर्नमेंट ने, तो वो आर्टिकल 1A होता, तो उसको पढ़ा जाता आर्टिकल 1 का एक नया क्लॉज, मींस नया आर्टिकल। तो इसी के साथ हम जो है कि अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आर्टिकल 1। ये बेयर एक्ट मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है, पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर देन बेसिकली हम जान। सो आइए हम अपना आर्टिकल 1 देखते हैं। सो आर्टिकल 1 जो है बेसिकली तीन चीजों के बारे में बात करता है। पहली चीज नेम ऑफ द यूनियन, सेकेंड मोस्ट व्हाट इज द टाइप ऑफ द पॉलिटी, एंड तीसरी बात कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज क्या है। सो हम देखते हैं आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, जिसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। एंड सेक्शन 2 में क्या लिखा है द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। एंड थर्ड टेरिटरी शैल कंप्राइज ऑफ टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। सेकंड द यूनियन स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, एंड थर्ड सच एज अदर टेरिटरीज मे बी एक्वायर्ड। अब इस एक्ट का मतलब क्या है ये हम डिकोड करते हैं नीचे। पहला चीज इंडिया दैट इज भारत। अब इसके बारे में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तब कुछ लोगों ने जो है कि ट्रेडिशनल नेम सजेस्ट किया दैट इज भारत, एंड कुछ लोग ने मॉडर्न नेम सजेस्ट किया दैट इज इंडिया। तो यहाँ पे बहुत ही डिबेट चली कि क्या नाम अडॉप्ट किया जाए। तो जो है कि बहुत ही डिस्कशन के बाद एक जो है कि ब्लेंड ऑफ बोथ नेम अडॉप्ट किया गया दैट इज इंडिया दैट इज भारत, जो कि रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब क्या है यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत का रियल मतलब है यूनियन स्टेट रेदर देन द फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब ये यूनियन ऑफ स्टेट क्या है और फेडरेशन ऑफ स्टेट क्या है ये हम थोड़ी देर में जान लेंगे। बिफोर नोइंग यूनियन ऑफ स्टेट एंड फेडरेशन ऑफ स्टेट, इनके बारे में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मैंने एक केस स्टडी मेंशन कर रखी है जो कि इसके बारे में बात करता है इंडिया दैट इज भारत। और आज भी ये डिबेटेबल टॉपिक है, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं कि एक नमय थे, नमय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ये 2020 में। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि इंडिया इज ऑलरेडी कॉल्ड दी भारत इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स इन्होंने पेटिशन फाइल किया था, नमे जी ने पेटिशन फाइल किया कि इंडिया को भारत कॉल किया जाए, मीन्स भारत कॉल किया जाए, मतलब इसको जो है कि इंडिया को भारत नाम से इसको रिनेम कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई साहब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। और दूसरी बात, ये दो जजेस बेंच ने इस पिटीशन को हर्ड किया था और उन्होंने बोला था, सॉरी मैंने यहाँ जज की स्पेलिंग गलत लिखी थी, दो जजेस जो है कि इन्होंने हर्ड किया था इस पिटीशन को, इन्होंने कहा था कि अगर ऐसा कुछ है तो आप जो है कि गवर्नमेंट को रेफर कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के
इस जजमेंट को रूल कर दिया। अब देखते हैं हम कि अपना जो है कि यूनियन ऑफ स्टेट एंड फेडरेशन ऑफ स्टेट में डिफरेंस क्या है। यूनियन ऑफ स्टेट मॉडल जो है हमारे इंडिया का है एंड फेडरेशन ऑफ स्टेट यूएसए का। इसका मतलब यह है कि यूएसए में जैसे मान लीजिए फेडरेशन ऑफ स्टेट यूएसए को क्यों बोला गया, क्योंकि वहां पे कमिंग टुगेदर मीन्स वहां पे जो है कि जितने भी वहां के कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वो जो है कि आपस में एक एग्रीमेंट करके आई कि हम जो है कि एक फेडरेशन बनाते हैं स्टेट का और एक कंट्री के रूप में आते हैं। बट यहाँ पे इंडिया केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जैसी हमारी इंडिपेंडेंस आई तो हमने जो है कि ना किसी स्टेट से हमने पूछा, ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पूछा, हमने डायरेक्ट उसको यूनियन डिक्लेयर कर दिया। इसीलिए यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर का कॉन्सेप्ट है, मीन्स सबको एक साथ बांध के रखने का। इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टेट जो है कि अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे जो है कि स्टेट चाहे तो कभी भी अपनी मर्जी से अलग हो सकता है। और नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, ये जो है कि नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन दी स्टेट। जैसा कि मैंने बताया कि स्टेट से पूछा नहीं गया था, डायरेक्ट उनको यूनियन में इंक्लूड किया गया। यहाँ पे क्या है, रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन दी स्टेट है एंड वो वॉलंटरी ज्वाइन की है यूनियन को, मतलब वो कभी भी आगे अपने आप को फेडरेशन से विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था, स्टेट ज्वाइन वॉलंटरी और सम वर फोर्स, मीन्स देखेंगे जैसे कश्मीर हो गया, कश्मीर, देन जूनागढ़, जूनागढ़ एंड हैदराबाद, इन सब को जो है इन्होंने पहले जो है कि हमारे जो है कि इंडिया में इंटीग्रेट होने से मना कर दिया था, बट लेटर ऑन जैसे कश्मीर को जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन से जो है कि इंक्लूड किया गया था। एंड आगे देखते हैं, जो स्टेट है, स्टेट हैव नो राइट टू सीड, मीन्स स्टेट अलग नहीं हो सकता है। यहाँ पे स्टेट जो है कि कभी भी अलग हो सकता है। यहाँ पे पूरे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप रहेगी और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो सिटीजन इंडिया के लिए सिर्फ एक सिटीजनशिप होगी, हमें हर स्टेट के लिए अलग अलग सिटीजनशिप नहीं लेनी पड़ेगी। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे इंडिया में सेम एप्लीकेबल होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ दी स्टेट्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, मीन्स आपको जो है कि यूएसए की जो है कि अलग सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी और वहां पे मान लीजिए कोई एक ए स्टेट है तो उसका जो है कि अलग सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशन है, मीन्स एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, देन अपना जो है कि स्टेट जो है कि अपने अपने जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करके रखते हैं। यहाँ पे फेडरेशन जो है लीन्स फेवर ऑफ यूनियन, मीन्स यहाँ पे जो है कि फेडरेशन जो है स्ट्रांग है, बट हम जो है कि फेडरल स्ट्रक्चर है तो हमारे यहाँ डिवीजन ऑफ पावर भी है। यहाँ टू फेडरेशन विद पावरफुल स्टेट, मीन्स यहाँ पे फेडरेशन तो है पर पावरफुल जो है स्टेट्स है, मीन्स स्टेट्स के पास अपने जुरिडिक्शन में रूल करने की ज्यादा पावर है। तो हमने जो है कि जान लिया कि यूनियन ऑफ स्टेट एंड फेडरेशन ऑफ स्टेट क्या है। अभी हम जानेंगे कि ये यूनियन ऑफ स्टेट हमारे जो है कि प्रीफर क्यों किया गया फेडरेशन ऑफ स्टेट से। ये आगे देखते हैं, यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर रखा है, जैसे मान लीजिए जो हमारे नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मीन्स जो लिखा हुआ है, सेकंड मैंने बात की थी कि व्हाट आर दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, वो मेंशन किया जो कि फर्स्ट शेड्यूल में बात करता है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके से शेड्यूल्स को याद कराया है एक निमोनिक से, दैट इज टीयर्स ऑफ होल्ड पीएम। ये 12 शेड्यूल्स हैं जिसमें फर्स्ट जो है कि शेड्यूल जो टी है वो टेरिटरीज के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे यही मेंशन है कि नेम ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज क्या है, दैट इज द टॉक्स अबाउट फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये पहले शेड्यूल में इसके बारे में बात की गई है। और एट प्रेजेंट जो है हमारे पास 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। सो यहाँ पे आप एक बार पॉज करके सारे स्टेट्स और उसके कैपिटल एंड यूनियन टेरिटरीज का नाम पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं हम कि यूनियन ऑफ स्टेट जो है प्रीफर ओवर द फेडरेशन ऑफ स्टेट, ऐसा क्यों किया। इसके जो है कि दो रीजन थे। पहला रीजन क्या है, जो फेडरेशन है ये रिजल्ट नहीं है एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन, मींस कि मतलब हमने जो है कि सबको एक होल्डिंग टुगेदर मॉडल में रखा है। हम जो है कि एग्रीमेंट के बेसिस पे नहीं है, यहाँ पे किसी भी स्टेट को अलग होने का मतलब सीड होने का कोई भी अधिकार नहीं है। एंड स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम दी फेडरेशन, मीन्स वो कभी अपने मन से कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। और इंडिया जो है कि एक इंडिस्ट्रक्टिबल यूनिट है ऑफ द डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ये हम आगे भी बात करेंगे आर्टिकल 3 में, जैसे कोई भी आर्टिकल 3 में हम बात करेंगे कि जैसे यूनियन जो है किसी भी स्टेट का नाम कैसे चेंज कर लेती है, और जो है कि किसी की बाउंड्री चेंज करनी हो, जैसे मान लीजिए पहले उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कैसे मतलब अलग होके बना था, ये सब आर्टिकल 3 में हम आगे बात करेंगे। सो यूनियन क्या है, इंडिस्ट्रक्टिबल है ऑफ द डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स एंड यूनियन इज ऑल्सो कंट्री ऑफ द इंटीग्रल होल डिवाइडेड इंटू डिफरेंट स्टेट,
मीन्स यूनियन हमारा जो है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिवाइड है तो उसका सिर्फ एक वन एंड मोस्ट रीजन है कि कन्वीनियंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स मान लीजिए, अगर मान लीजिए पूरा इंडिया, पूरा होल इंडिया अपना जो है कि एक ही यूनियन में रहता, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है कि इतना फिजिबल नहीं होता। इसीलिए कंट्री जो है एज ए इंटीग्रल होल पार्ट है, बट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट, सो द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज फिजिबल। मीन्स वो उस स्टेट को एडमिनिस्ट्रेट करना आसान हो। अभी तक हमने अपने आर्टिकल 1 में देखा कि हमारे जो है कि यूनियन का नेम क्या है एंड व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटी वी हैव, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटी। नाउ हम देखेंगे व्हाट दिस यूनियन ऑफ इंडिया एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया मीन्स। यूनियन ऑफ इंडिया सिंपली मीन्स ऑल स्टेट, एंड एक ये पॉलिटिकल एंटिटी है। मीन्स यहाँ पे सारे राज्य, और ये जो है कि हमारी जो है कि पॉलिटिकल एंटिटी मीन्स हम जो है कि अपनी बाउंड्री को कैसे डिफाइन करते हैं। बट व्हाट इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया? टेरिटरी ऑफ इंडिया सेज ऑल स्टेट यूटीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज। इसका मतलब जो अभी हमारे पास स्टेट है और यूनियन टेरिटरी है, और हम जो भी फ्यूचर में मान लीजिए कोई टेरिटरी को एक्वायर करते हैं इंडिया में, मतलब कोई टेरिटरी को इंडिया में मिक्स करते हैं, उसके बारे में बात करता है। यहाँ पे जो है यूनियन ऑफ इंडिया में ओनली टॉक्स अबाउट द स्टेट, नॉट अबाउट द यूनियन टेरिटरी। एग्जाम्पल ले, जैसे अपने इंडिया में जैसे मान लीजिए स्टेट की बात हो, तो यहाँ महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, इनकी बात होगी, ना कि अंडमान निकोबार लक्षद्वीप की। बट टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करेंगे, मीन्स ये सारे स्टेट, यूटीज और एक्वायर्ड टेरिटरी जो भी फ्यूचर में एक्वायर करनी है वो भी इसमें इंक्लूड होती है। ये एक जोग्राफिकल एंटिटी है, जबकि यूनियन ऑफ इंडिया जो है एक पॉलिटिकल एंटिटी है। ये इसीलिए जो है कि यहाँ पे जो है कि ज्यादा जो है इंक्लूडेड है एरिया इन सबका, तो इसीलिए एक वाइडर एक्सप्रेशन है एज कंपेयर टू दी यूनियन ऑफ इंडिया। और इसका प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि मतलब जो भी मतलब लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, वो एप्लीकेबल टू होगा। मींस टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब है प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट इन सेम मैनर। मींस जो उत्तर प्रदेश में नियम होंगे, जो बिहार में होंगे, एंड ईटीसी जितने भी स्टेट्स हैं उनमें प्रोविजन सारा सेम रहेगा। हाउएवर यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हैं आर्टिकल 20 पार्ट 21 में, जो कि हम लेटर बात करेंगे। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में मेंशन है पार्ट 21 में स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट्स लाइक सिक्किम, असम, मेघालय और भी महाराष्ट्र, गुजरात, इनके लिए वहाँ पे जो भी जो कि जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, ट्राइबल एरियाज, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इस पार्ट 21 के शेड्यूल 5 एंड 6 में बात की है। हम आने वाले डिस्कशंस में देखेंगे। तो इसी के साथ हमारा आर्टिकल 1 जो है कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 2। अब आर्टिकल 2 बेसिकली दो चीजों के बारे में बात करता है। वो क्या करता है? एक तो एडमिशन ऑफ द स्टेट और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट। तो हम एक बार बीआर एक्ट को पढ़ लेते हैं, फिर हम जो है कि इसको जानेंगे। अब यहाँ क्या है? आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट, new state establishment of the new state. Parliament may by the law admit into the union or establish new state on such term condition as it thinks fit। मीन्स बेयर एक्ट की लैंग्वेज थोड़ी जो है कि जुडिशियल लैंग्वेज होती है, मतलब तो उसको मैंने यहाँ नीचे सिंप्लीफाइड वे में भी लिख दिया है, यहाँ बस हम पढ़ के नीचे देखेंगे। एंड व्हाट दिस 2A मीन्स, मैंने ऊपर बताया था। अब ये आर्टिकल 2 है और ये कैपिटल ए जो है वो ये मतलब है मीन्स 2A मीन्स इसका एक पार्ट है, न्यू आर्टिकल इंसर्ट हुआ था जो कि बाद में ऑमिट कर दिया गया था। और अगर मान लीजिए यहीं पे ये 2 स्मॉल ए लिखा रहता तो मीन्स आर्टिकल 2 का, वो डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखा था, वो आर्टिकल 2 लिखा होता, फिर देन सेक्शन 1 देन ए लिखा होता, तो मीन्स आर्टिकल 2 का सेक्शन 1 का सब क्लॉज ए, तो ये ऐसे मेंशन होता है। तो आइए हम देखते हैं अब अपना आर्टिकल 2 क्या है। आर्टिकल 2, पार्लियामेंट जो है कि लॉ से मीन्स पार्लियामेंट अपने जो है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस से कोई भी स्टेट को एडमिट कर सकता है। मीन्स मान लीजिए अपनी इंडियन यूनियन में मीन्स टेरिटरी में कोई नया स्टेट ऐड करना है तो वो कर सकता है, या तो वो स्टेब्लिश न्यू स्टेट कर सकता है। मीन्स कि कोई नया स्टेट जो है कि इसको बनाना हो, मान लीजिए हमें, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल नेपाल की कुछ टेरिटरी हमें लेनी है, मीन्स वो डिस्प्यूटेड या कुछ है, तो हम जो है कि डायरेक्टली आर्टिकल 2 के अंदर उसको जो है कि अपने यूनियन में उसको एडमिट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है एडमिट ए स्टेट मीन्स एडमिशन ऑफ द न्यू स्टेट विच इज ड्यूली फॉर्म्ड एंड इज ऑलरेडी इन द एग्जिस्टेंस बिफोर। मीन्स कि एडमिट स्टेट का मतलब ये है कि जो भी एडमिशन ऑफ स्टेट है ड्यूली फॉर्म्ड मीन्स विच इज ड्यूली फॉर्म्ड
और ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस बिफोर मीन्स पहले से एग्जिस्टेंस में है। मैं से यहाँ पे एग्जांपल ले, जैसे मैंने बताया कि मध्य प्रदेश है, मान लीजिए मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था, तो मतलब पहले वो कंबाइन थे, पर वो पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था, पर अब जो है कि जब डिवीजन हुआ तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। और मान लीजिए कोई स्टेब्लिश अ न्यू स्टेट मीन्स की यहाँ पे हम कोई टेरिटरी को एक्वायर करेंगे जो पहले से एग्जिस्टेंस में नहीं है, मीन्स दैट इज व्हाट दैट वाज नॉट इन द एग्जिस्टेंस। और पार्लियामेंट जो है कि इसको जो है सिंपल मेजोरिटी से कर सकता है। मेजोरिटीज के बारे में मैंने जो है कि अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बात किया हुआ है। तो सिंपल मेजोरिटी बेसिकली मीन्स कि मान लीजिए आज पार्लियामेंट में 200 लोग प्रेजेंट हैं, 200 लोग प्रेजेंट है, तो वहां पे जितने प्रेजेंट मीन्स ये जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, इसमें से जो है कि हम उस बिल को पास कर सकते हैं। मीन्स 200 प्रेजेंट एंड वोटिंग है, देन 101 मीन्स 50% प्लस 1 वोट जो है चाहिए होगा बिल को पास करने के लिए, तो ये सिंपल मेजोरिटी होती है। और इसके लिए हमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे जो हम ये देख लेते हैं, जो अपना आर्टिकल 2A था, जो कि सिक्किम के एसोसिएशन से बात करता है इंडिया को, वो क्यों ओमिट किया गया। तो सिक्किम जो है कि पहले जो है कि हमारे इंडिया का पार्ट नहीं था। देन विद द 35 अमेंडमेंट एक्ट हमने जो है कि सिक्किम को एसोसिएशन में एसोसिएट स्टेट बनाया गया, इंसर्ट करके आर्टिकल 2A। बट लेटर ऑन जो है कि इन 1975 इसको जो है कि फुल फ्लेज स्टेट बना लिया गया, मतलब पूरा अब ये इनकॉर्पोरेट कर दिया गया इंडिया में। इसीलिए जो है कि पहले जो हमने 35 अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 2A ऐड किया था, हमने जो है कि ये 1974 में हुआ था। देन लेटर इन 1975 36 अमेंडमेंट एक्ट से हमने उस आर्टिकल को रिपील कर दिया, क्योंकि वो जो है कि अब फुल फ्लेज स्टेट हो गया है, और वो अब अपने जो है कि शेड्यूल 10 में ऐड करके उसका प्रोविजन बना दिया गया आर्टिकल 3171 एफ के अंदर। मीन्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर द सर्टेन स्टेट्स होता है, तो सिक्किम को स्पेशल प्रोविजन के अंडर ऐड कर लिया गया। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज द आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 हमारे जो है कि बेसिकली बात करता है किसी भी मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ द एरियाज, बाउंड्रीज, नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट जो पार्लियामेंट बाय लॉ कर दे। यहाँ पे देखते हैं कि इसके जो है कि आर्टिकल 3 के सब क्लॉजेस में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 3 सब क्लॉज A, B एंड C, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है देखते हैं। आर्टिकल 3 क्लॉज A, सब क्लॉज A में क्या लिखा हुआ है, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय द सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, मीन्स की कोई भी नया स्टेट बना सकते हैं, सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स। मीन्स कोई भी स्टेट बनाना है तो हम जो है कि टेरिटरी को अलग करके या 2 स्टेट को कंबाइन करके हम एक न्यू टेरिटरी फॉर्म। एंड क्लॉज बी में क्या लिखा है, किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज करना हो। क्लॉज सी में अगर मान लीजिए किसी स्टेट का एरिया डिमिनिश करना हो, मतलब खत्म करना हो, किसी स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर करना हो, मीन्स उसकी बाउंड्रीज में कोई चेंज करना हो, या जो है किसी स्टेट का नाम चेंज करना हो, तो वो सब आर्टिकल 3 में बात करता है। ये और ये भी जो है विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से होगा, मतलब पार्लियामेंट इसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकती है। बट ये कंसर्न करता है किसी स्टेट को, तो यहाँ पे यही चीज जो है कि लैंग्वेज में लिखी हुई है, या इसको जो है कि एक बार पॉज करके आप रीड आउट कर लीजिएगा, मैं इसका पूरा मतलब समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई स्टेट है, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश है। अब हमें मध्य प्रदेश का जो है कि कोई एरिया जो है कि चेंज करना है या उसका नाम चेंज करना है, तो पहली बात तो ये बिल जब इंट्रोड्यूस होगा तो इसका जो है कि पीरियड रिकमेंडेशन लगेगी प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट साहब से पूछ के उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और फिर जो है प्रेसिडेंट जो है उस बिल को स्टेट के कंसर्न स्टेट जो भी होगा, मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे जैसे मध्य प्रदेश का कुछ चेंज करना है तो वहां भेजा जाएगा उसको, और वो जो है कि उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और फिर जो है कि बिल जो है कि अपना जो है कि कोई भी चेंज कर सकता है। और यहाँ पे जो भी स्टेट है उसका ओपिनियन मैटर नहीं करता है, मीन्स यहाँ पे फेडरेशन मतलब यूनियन जो है इसमें भी स्टेट्स की पावर को ओवरराइड करता है, और ना स्टेट के ऊपर कोई टाइम बाउंड है कि वो कब जो है कि अपना ओपिनियन दे या नहीं दे। तो आइए हम इसको सिंप्लीफाइड वे में देख लेते हैं। तो आर्टिकल 3, पार्लियामेंट में लॉ बाय इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट, डिक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट, अल्टर द बाउंड्री, चेंज द नेम। और ये जो है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 नहीं रिक्वायर करता है। और however any bill to this effect has to be referred to the specified state legislature। मैंने जैसे कि बताया कि वो जो है कि किसी जिस स्टेट से जो है कि वो बिल या लॉ जो है कि रिलेट कर रहा होगा चेंज का, वो जो है कि वहां पे लेजिस्लेचर में बताना होगा, और ये पीरियड रिकमेंडेशन मांगता है प्रेसिडेंट की। एंड ओपिनियन ऑफ द स्टेट नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट।
और इसमें जो है कि आर्टिकल 368 दैट इज द मतलब यहाँ पे जो है कि इस पॉइंट में मैंने वो ये बताया कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहाँ जरूरत पड़ी थी जब हमें ऐसा कुछ करना था, मतलब कोई अल्टर बाउंड्री करना था या जो है कि किसी का नाम चेंज करना था। तो यहाँ पे वो मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज डन व्हेन फ्रेंच और पोर्टुगीज टेरिटरीज मींस जो दमन दीव एंड गोवा, दादर नगर हवेली, ये जब एडमिटेड हुई थी इंडिया में, मतलब इससे पहले जो है कि इंडिपेंडेंस के बाद कुछ कुछ वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, मतलब छोटे छोटे एरिया, वो तब भी फ्रेंच और पोर्टुगीज के पोजेशंस में थे। इनको जो है कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट करने के लिए अमेंडमेंट लाए गए, जैसे दमन एंड दीव हो गया, गोवा हो गया, दादर नगर हवेली हो गया, ये एडमिटेड टू इंडिया एज यूनियन टेरिटरीज थ्रू 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, देन गोवा एंड दमन दीव इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। और उस वक्त जो है यूनियन टेरिटरी मींस उस वक्त जो वर्ड है यूनियन टेरिटरी वो नहीं मेंशन था आर्टिकल 3 के अंडर, इसको मेंशन किया गया 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1966 से। इसको जो है कि मतलब आर्टिकल 3 में यूनियन टेरिटरी वर्ड इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू मेंशन किया गया है। ये देख लेते हैं कि जो स्टेट्स के नाम और यूनियन टेरिटरीज के नाम कब कब चेंज किए गए हैं। 1950 में 1950 तक यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम पे जाना जाता था, जो आज का हमारा उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश नाम जो है 1950 में चेंज किया गया था। और जो तमिलनाडु आज का है वो जो है कि मद्रास के नाम से जाना जाता था, वो 1969 में चेंज करके उसको तमिलनाडु किया गया। देन कर्नाटक जो है पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था, उसको 1973 में कर्नाटक कर दिया गया। लक्षद्वीप जो है फॉर्मली जो है कि लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड से था, उसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप कर दिया गया। इन सबको इंटीग्रेट करके एक कॉमन नेम लक्षद्वीप दे दिया गया। फिर जो अपना जो है कि दिल्ली है, जो एनसीटी दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, उसको जो है कि रिडिजाइन किया गया था 1992 में बाय द 69 सीए। और अपना जो है कि उत्तरांचल मींस जो उत्तराखंड है वो पहले उत्तरांचल नाम से जाना जाता था, वो जो है कि 2006 में उसको उत्तराखंड किया गया। देन पुडुचेरी, पुडुचेरी फॉर्मली जो है पौंडीचेरी था, जो अभी जो है कि हमने इसका नाम चेंज किया है 2006 में, उसको पुडुचेरी कर दिया गया। एंड उड़ीसा जो है कि उड़ीसा नाम से जाना जाता था, उसको रीनेम 2011 में करके उड़ीसा कर दिया गया है। देन यहाँ पे एक टॉपिक है कि मीन्स आर्टिकल 3 जो है, मीन्स हमारा जो आर्टिकल 3 है, क्या इसके ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि कोई जो है कि इंडियन टेरिटरी फॉरेन कंट्री को भी दे दे। मीन्स यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी की बात की गई है कि हमारा जो आर्टिकल 3 है, डज इट एम्पावर द पार्लियामेंट टू सीड इंडियन टेरिटरी टू द फॉरेन कंट्री? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें जो है कि आई थी सुप्रीम कोर्ट इन 1960, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने के सामने जब ये बात आई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में ये रूल किया कि टेरिटरी अगर कोई देनी है हमें फॉरेन कंट्री को तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ही थ्रू होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो बैरूबरी है, वो जो है कि एक छोटा सा थाना था, आई थिंक इफ आई एम राइट। तो उसको जो है कि वहाँ का जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें जो है कि 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 लाना पड़ा था। एंड लेटर ऑन इन 1969 सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मतलब अगर कोई बाउंड्री सेटलमेंट करना है, मीन्स मान लीजिए ये बांग्लादेश है, सॉरी ये वेस्ट बंगाल है, और यहाँ पे जो उस वक्त जो है कि ईस्ट पाकिस्तान था, या मान लीजिए इधर नेपाल से कोई हमारा जो है कि बॉर्डर लग रहा है, तो इनको जो है कि बाउंड्री सेटलमेंट के लिए वो विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो सकता है, वो भी ओनली एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। बट कोई हमें कंट्री अपनी टेरिटरी सीड करनी है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, एंड बाउंड्री सेटलमेंट के लिए हमें नहीं चाहिए। देन देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी विद बांग्लादेश, ये जो है कि हमने टेरिटरीज बांग्लादेश के साथ एक्सचेंज की थी, उसको हम ब्रीफली देख लेते हैं। ये हुआ था 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2015। इस डील के अंदर इंडिया ने जो है कि 111 एनक्लेव्स जो है कि ट्रांसफर किए थे टू दी बांग्लादेश, एंड बांग्लादेश ने इंडिया को 51 एनक्लेव्स दिए थे। एनक्लेव्स मींस चीत महल्स होता है, इन छोटे छोटे एरिया थे चीत महल्स। और इंडिया ने कितने दिए? 111 एनक्लेव्स। बांग्लादेश ने कितने दिए इंडिया को? 51। और वहां पे डिमार्केट की थी 6.1 किलोमीटर जो है कि बॉर्डर, ये बॉर्डर है, इसको डिमार्केट किया था। तो इसके लिए हमें 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि ये जो है कि वहां के जो 4 स्टेट थे, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, वहां के प्रोविजंस को भी, मतलब वहां के जो है कि जो बॉर्डर एरिया है, मतलब मान लीजिए ये असम है, ये वेस्ट बंगाल है ना, तो यहाँ के भी कुछ कुछ एरियाज में चेंजेस आ रहे थे, तो इसलिए हमें ये अमेंडमेंट करना पड़ा, जो कि हम आगे देख रहे थे। तो इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, दैट इज द आर्टिकल 4। और यहाँ पे क्या लिखा है, ये बेयर एक्ट में बहुत ही लंबी चौड़ी सी लैंग्वेज लिखी है, लेकिन इसका बहुत ही सिंपल मीनिंग है। एक बार हम एक्ट को पढ़ लेते हैं। दैट इज आर्टिकल 4 रिटन इज
law made under Article 2 and 3 to provide the amendment of the first and the fourth schedule and supplement in incidental and consequential matters. In the section 1, please Article 4 के section 1 में क्या लिखा हुआ है? Any law refer to in Article 2 or 3 shall contain such provisions for the amendment of the first and the fourth schedule as may be necessary to give effect to the provision of the law and may also contain such supplement, incidental and consequential provisions, and this bracket including provision as to the representation in the parliament and the legislature or legislature of the state or a state affected by such law as parliament may deem necessary. And in section 2 क्या लिखा हुआ है? And no such law as aforesaid shall be deemed to be amendment. मीन्स इसका बेसिकली सिंपल सा मीनिंग है, ये जो बियर एक्ट में इतनी लंबी चौड़ी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि मतलब आर्टिकल 4 जो है बात करता है एनी चेंजेस थ्रू आर्टिकल 2 and 3 विल नॉट बी अंडर द आर्टिकल 368. मीन्स जब तक उसमें है, मीन्स हमारे जो है कि आर्टिकल 2 और 3 अगर कोई शेड्यूल 1 में या शेड्यूल 4 में जो टॉक करता है नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी या टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को देना, या शेड्यूल 4 में जो टॉक करता है राज्यसभा सीट्स इन एवरी स्टेट, अगर इसको नहीं चेंज कर रहा है तो वो अंडर आर्टिकल 368 नहीं होगा, मतलब उसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो आर्टिकल 4 क्या कहता है? कोई भी चेंज आर्टिकल 2 या 3 से हम कर रहे हैं, मीन्स हम मान लीजिए कोई भी एडमिट कर रहे हैं स्टेट, है ना, या कोई स्टैब्लिश कर रहे हैं स्टेट एग्जिस्टिंग स्टेट से, और या मान लीजिए आर्टिकल 3 के अंडर हम किसी स्टेट का नाम जो है कि चेंज कर रहे हैं, नेम कर रहे हैं, या जो है कि उसकी बाउंड्री को अल्टर कर रहे हैं, अगर वो हमारे जो है कि शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है तो हमें उसके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत नहीं है. और ये जो है कि पार्लियामेंट जो है कि सिंपल मेजोरिटी से कर सकता है, और सिंपल मेजोरिटी जैसे कि हमने अभी ऊपर डिस्कस भी किया कि जो है कि जितने वहाँ पे एमपीज प्रेजेंट और वोट कर रहे होंगे बस उनकी जरूरत होगी. ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था मंगल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967 में. सो इसी के साथ हम आज की डिस्कशन को एंड करते हैं. आई होप यू एंजॉयड दिस सेक्शन, और ऐसी यूजफुल कंटेंट के लिए प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को रीच करते हैं हम. थैंक यू. दिस साइड साइनिंग ऑफ आशीष भास्कर. हैप्पी लर्निंग.